बोर्स मॉडल। बोहर मॉडल, देखिए बोहर ने बहुत सी अच्छी बातें बताई और उसने बहुत सी अनसॉल्व्ड गुत्थियां जो थी वो सुलझाई बच्चों। देखिए उस मॉडल में उसमें क्या क्या बताया गया था। देखो बच्चों, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट हैज थ्री पोस्टुलेट। पहला, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस which contains entire positive charge and almost entire mass. Every atom consists of a central core called nucleus. न्यूक्लियस की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास। यहां पर एक छोटा सा वर्ड उसने ऐड किया था बच्चों, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट वर्ड उसने ऐड किया था, उसका मतलब यह था कि बोर का ये मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो हल्का सा मास है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है, तो ज्यादातर मास उसके अंदर है लेकिन थोड़ा सा मास बाहर है। एंटायर मास लगभग न्यूक्लियस में है। उसके बाद सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एज मच suitable number of electrons having as much negative charge as the positive charge on nucleus। मतलब जितना चार्ज न्यूक्लियस पे उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये सारी बातें रदरफोर्ड की थी प्यारे बच्चों, ये सब बातें रदरफोर्ड की थी जो बोर ने एज इट इज मानी। आगे उसने कहा द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात भी रदरफोर्ड की थी और ये बात भी उसने मानी बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर ये बताया गया है कि हाँ बच्चों, ये बताया गया है कि जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ये एक की कॉन्सेप्ट है, इट्स ए की कॉन्सेप्ट। बच्चों ये देखिए, ये एक जो है एटम का स्ट्रक्चर है, उसमें ये कहा गया कि बीच में तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस जेड। बता सकते हैं जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अलग अलग एटम में अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये है एक न्यूक्लियस बच्चों, और उसके चारों तरफ घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला 11th क्लास में mv स्क्वायर अपन r पढ़ा था आपने। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 by r होता है। k q1 q2 by r, ये जो छोटा k है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा गया है। और Q1 है Ze, न्यूक्लियस का चार्ज। Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q1 Q2 by r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व। अरे बच्चों बताओ, ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी, और एज इट इज मान ली बोर ने। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन को लिखने के बाद हमको ये चीज ये मिल गई हमको। ये एक बहुत बड़ी खोज रदरफोर्ड की यहां पर हमने आपको बताई। चलिए अब बात आगे करते हैं कि आगे करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू बोहर। हाँ, अब यहां पर बच्चों ये चीज है जो आपने समझनी है। यहां से बोहर ने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, यहां से बोहर ने कॉन्सेप्ट लगाया, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन फिक्स्ड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। प्यारे बच्चों, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बच्चों बात दरअसल ऐसी थी कि
जहां पे दिक्कत आई थी वो ये थी कि अपने उसने जो रदरफोर्ड ने कहा था कि बीच में तो है कौन, न्यूक्लियस, बीच में है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। उसने ये बात बताई थी बच्चों, जो बात थॉमसन से अलग थी, चक्कर लगाता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी। लेकिन लोगों ने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया, लोगों ने एक ऑब्जेक्शन उठाया। बताओ वो क्या ऑब्जेक्शन था? हाँ सही बात है, लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, ये अपना वो बंद कर लीजिए। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और एक्सिलरेटेड है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसमें एक्सिलरेशन है। सर्कुलर पाथ में सेंटीपिटल एक्सिलरेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड चार्ज है तो इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी। तो लूज एनर्जी से क्या होगा कि इसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, कमजोर पड़ता जाएगा ये, और आखिर में ये आके इसमें अट्रैक्ट होकर नष्ट हो जाएगा, तो एटम तो खत्म हो जाना चाहिए। लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, यानी कि रदरफोर्ड की थ्योरी में कुछ कमी थी। अब बोहर ने क्या कहा? बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमता है, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। ये न्यूक्लियस है और उसने कहा कोई कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, सब में नहीं घूमता। रदरफोर्ड ने बताया घूमता है, मैं मानता हूं, लेकिन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और उन ऑर्बिट को बोलते हैं नॉन, रीजन बताया उसने, रेडियन रीजन में आपको बताऊंगा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते समय उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट नहीं करता, और उसने ये बताया कि ये वो ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है ना बेटे, तो यहां ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से जा रही है, इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, तो MVR ये एंगुलर मोमेंटम है। उसने कहा कि उन ऑर्बिट्स में घूमता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है बच्चों, यह बात यहां बताई गई थी। तो बच्चों ये बात यहां पर बताई गई थी। तो उसने कहा कि इन ऑर्बिट्स में घूमता है, सारी बातें वहां पर आगे आपके सामने क्लियर हो जाएंगी बच्चों। तो इन ऑर्बिट्स में घूमने के लिए उसने जो चीज बताई वो ये निकल के आई कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। प्यारे बच्चों ये बहुत ही फेमस कंडीशन है साइंस की, इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये बात उसने बताई बच्चों। ऐसा बताने के बाद उसने आगे क्या बताया? देखो बच्चों, उसने आगे ये बताया कि उसने ये बताया अकॉर्डिंग टू बोहर, आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर मैंने जो आपको बताया, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन फिक्स्ड non-radiating orbits in which its angular momentum is integral multiple of h/2π, where h is Planck constant. तो for any permitted orbit कंडीशन है MVR is equal to NH/2π, n एक इंटीजर है बच्चों। तो ये बात हमने आपको बताई, और इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आगे लिखा हुआ है कि above condition limits the number of बच्चों हाँ जी, तो above condition limits the number of allowed orbits। रदरफोर्ड ने कहा था किसी भी ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा नहीं, कुछ फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। द इलेक्ट्रॉन which revolve in such non-radiating orbits shall not lose energy। उसने कहा जब वो उन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। सारी बातें इसमें आगे हम करेंगे।
इट्स एनर्जी वुड स्टे कांस्टेंट, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉन की रेडिएट वो नहीं करेगा। तो ऐसा कहने से कुछ बातों को सुलझाव मिला। अब सबसे बड़ी बात बच्चों वो ये कि क्यों मिलती है स्पेक्ट्रल सीरीज, क्यों मिलती है स्पेक्ट्रल सीरीज, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लाइमन पामर पास्चर सीरीज। प्यारे बच्चों, उस गुत्थी को भी सुलझाने का वक्त आ गया था और बोहर ने कहा कि देखो, मेरा यह मानना है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो नॉन रेडिएटिंग शेल्स हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, क्योंकि उसका मानना था कि हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा थी, जो आगे हम प्रूव करेंगे, और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम थी। और उसने कहा इसमें घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर ऑर्बिट में अगर E2 है और लोअर ऑर्बिट में घूमते समय उसकी एनर्जी इवन है, तो जब भी वो आएगा हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, तो एनर्जी का डिफरेंस बाहर निकल जाएगा। जैसे कि कोई इंसान जिसका मन दुनिया से भर गया है, वो अपने घर की पहली मंजिल पर चला जाता है, दूसरी मंजिल पर चला जाता है, और दूसरी मंजिल से वो जमीन पे छलांग लगा देता है। दूसरी मंजिल की एनर्जी E2 थी और ग्राउंड फ्लोर की E1 थी, तो जो डिफरेंस है उसके बराबर धमाका होता है और वो इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो जब भी कोई चीज हायर एनर्जी लेवल से नीचे लेवल में आती है तो एनर्जी का डिफरेंस रेडिएट होता है। तो उसने कहा कि जब भी किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, hν। ये निकलने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, और इसको अगर आप लिख दें hc/λ तो ये निकलने वाली एनर्जी की वेवलेंथ है। ऐसा कह के उसने बच्चों बात को आगे बढ़ाया, और जब बात को आगे बढ़ाया तो सारी सीरीज मैच हो गई। लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट, पिफुंड, यानी कि सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। उसने दो कॉन्सेप्ट मिलाए, एक कॉन्सेप्ट तो ये वाला कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और जब भी ऊपर से नीचे आता है एनर्जी निकलती है। ये दो बातें उसने बच्चों बताई। जब ये दो बातें उसने बताई, और उसके बाद देखिए, उसके बाद बच्चों उसने क्या चीज आगे बताई, देखिए, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर। यहां पर मैंने ये बात स्पष्ट लिखी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, फोटोन इज रेडिएटेड, जिसकी एनर्जी होती है hν, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E2 - E1। और यहीं पर एक बात और बच्चों, यहीं पर एक बात और बच्चों, प्यारे बच्चों, यहीं पर एक बात और, कि जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर लेवल से हायर लेवल जाना चाहता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है लोअर लेवल में N1, और वो हायर लेवल में जाना चाहता है, तो उसको एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अगर यहां की एनर्जी है E1 और यहां की एनर्जी है E2, तो E2 - E1 इतनी एनर्जी अगर उसको दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में चला जाता है, और ज्यादा ऊंची लेवल की एनर्जी दी जाए तो और आगे लोअर लेवल में वो चला जाता है। मतलब एनर्जी देने पर नीचे से ऊपर को जाता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को अपने आप निकाल देता है बच्चों। ये सारी बातें, गुत्थी जो थी, ऐसे ऐसे ये सुलझती गई बच्चों, ऐसे ऐसे ये गुत्थी सुलझती गई। और यहां पर लिखा हुआ है ऑन दी अदर एंड एनर्जी E2 - E1 इज सप्लाइड, तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है फ्रॉम नीचे से ऊपर। अच्छा, अब बच्चों एक बात यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं बच्चों कि उसने जो बोहर ने जो बहुत से डेरिवेशन भी किए थे, डेरिवेशंस फॉर different factors of revolving electron in हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक
यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बोहर ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कोई इंसान कितने भी अच्छे काम करे उसमें कुछ ना कुछ कमी बचे जरूर रह जाती है। तो ये जो बोहर की थ्योरी है ना, कोई बच्चा बताए कि बोहर की थ्योरी में क्या कमियां थी बच्चों? बोहर की थ्योरी परफेक्ट, परफेक्ट। हां, केवल और केवल ये उन एटम्स के लिए वैलिड थी थ्योरी जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 1H1 हाइड्रोजन, या जो अपना 2He4 हीलियम होता है ना, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल दो तो एक बचा, यानी कि बच गया He+, एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए भी वैलिड है, यानी कि बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात उसकी कमी थी, लेकिन उसने कुछ तो आगे बात को उसने बढ़ाया ही था बच्चों, कुछ तो उसने बात को आगे बढ़ाया ही था। तो हम उसकी बिल्कुल कद्र करते हैं, पूरी दुनिया उसकी कद्र करती है बच्चों। चलिए अब हम आगे बात को ले जाते हैं आपको समझाने के लिए कि यहां पर डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। प्यारे बच्चों, उसने बहुत से डेरिवेशन करके दुनिया को दिए थे। जैसे उसने बताया था कि ये एक न्यूक्लियस है, ये शेल्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन की बात करेंगे। उसने इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं उसकी रेडियस का डेरिवेशन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, रेडियस का डेरिवेशन दिया, जिसमें बच्चों अलग अलग ऑर्बिट्स की अलग अलग रेडियस आती हैं, और जो पहला ऑर्बिट है उसको बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट। बोर को ऑनर करने के लिए उसने रेडियस का डेरिवेशन दिया। नंबर 2, उसने इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऑर्बिट्स में वेलोसिटी यानी कि स्पीड का डेरिवेशन दिया। उसने इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी से करता है, उसने फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन दिया। उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डेरिवेशन दिया, और एनर्जी का डेरिवेशन देने के बाद उसने जो लाइमन बामर पार्शियल सीरीज थी, उन सीरीज की वेवलेंथ 1/λ, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, उस वेव नंबर का डेरिवेशन दिया बच्चों है। तो ये सारी बातें उसने बताई, जिसमें हम एक एक करके इन सबको आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं इसके रेडियस का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। डेरिवेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बच्चों, जो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि उसने जो डेरिवेशंस वहाँ पर किए थे बच्चों, वो किस टाइप से उसने किए थे। तो ये देखिए बच्चों, एक मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये एक एटम है बच्चों, एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है ये, और इसमें आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस भी होता है बच्चों, एक इसमें न्यूक्लियस होता है। तो चलिए अब एक हम न्यूक्लियस भी यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है, और बच्चों न्यूक्लियस पे आप जानते हैं चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बच्चों? Ze। और ये शेल है, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है लगातार जो है वो मूव करता है, लगातार ये इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मूव करता है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है, इस टाइप से ये रिवॉल्व कर रहा है बच्चों। और मान लीजिए उसकी स्पीड है v, और जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है बच्चों, जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसकी जो रेडियस है बच्चों, चलिए हम आपसे कहते हैं कि जो उसकी रेडियस है वो रेडियस, ये उसकी रेडियस हो गई बच्चों,
ये उसकी रेडियस हो गई। बच्चों बताओ हमें किस चीज का डेरिवेशन करना है? रेडियस का। अच्छा ये क्या चीज है? शेल है ये, है ना, जो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये ऑर्बिट है। और ये है न्यूक्लियस है ये। और Z है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसने बोहर ने रदरफोर्ड की थ्योरी को आगे लेकर यह बताया कि इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जरूरी जो आपको उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है प्रोवाइड। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया। अच्छा एफसी का फार्मूला होता है mv²/r। एफसी का फार्मूला होता है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0, जिसको हम पूरे चैप्टर में छोटा के लिखेंगे, बड़ा के नहीं, क्योंकि 1/4πε0 सैकड़ों बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हम छोटा के लिखेंगे। और Q1 Q2 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। Q1 है Ze और Q2 है E। आप देखिए मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रॉन का माइनस नहीं लिया हमने, और डिस्टेंस है रेडियस का स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये R से R कट गया बच्चों, और हमको R का ही डेरिवेशन निकालना है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं कि हाँ, अब हमारे पास ये आ गया mv² = kZe²/r आ गया बच्चों। और हमें R का डेरिवेशन करना है बच्चों, हमें R का डेरिवेशन करना है। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अब ये तो वो बात है जो रदरफोर्ड बताया गया था। अब यहां पर बोहर ने अपना कंसेप्ट लगाया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में घूमता है, तो उसने कहा कि अब आप मेरी कंडीशन लगाइए यूजिंग बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। यूजिंग बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन बच्चों, जब आप बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाएंगे जो कहती है mvr = NH/2π। यहां से बच्चों आप v की वैल्यू ऊपर रख दीजिए। बच्चों यहां से आप देखिए जो v की वैल्यू हो गई वो कितनी आई? NH/2π mr। NH/2π mr। अब क्या हुआ, इसमें बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन मिल गई। अब इसको यहां पुट कर देते हैं। बच्चों अब हमने इसको यहां पुट कर दिया। जब यहां पुट कर दिया बच्चों, तो आप देखिए आपको क्या मिला? mv² = kZ हाँ, हमें v की वैल्यू डालनी थी। बेटा बताओ v की वैल्यू कितनी है बच्चों? हाँ, तो NH/2π mr इसका स्क्वायर है ना, यहां पे लिखना है, इस वाली में लिख रहे हैं। तो = kZe² है बेटा? क्या बताया? देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम R की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमें उसमें बोहर की कंडीशन तो मिलानी ही पड़ेगी। तो जब हम बोहर की कंडीशन मिलाएंगे, बोहर की कंडीशन ये वाली है, जब हम ये वाली कंडीशन मिलाएंगे तो फिर v, इसमें भी पहले से एक और आ रहा है। देखो इसमें एक R आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले हम बोर की कंडीशन को फिट कर देते हैं और उसके बाद जितने भी R होंगे उनको काट पीट के एक R निकालेंगे।
ये हमारा फोकस है बच्चों। तो अभी हमने बोर की कंडीशन मिला दी। अब प्यारे बच्चों ये यहां पर कितना हो गया देखना, m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। अब आप ये देखो ये आर कट गया, अब जो आर बचा उसको अलग कर लो। प्यारे बच्चों अब जब जो आर को आप अलग करोगे तो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, तो मैं याद करा हुआ खटाखट लिख देता हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये आंसर है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, ये कैम कट जाएगा ना इससे ऐसे, तो आर बचेगा। ये वाला आर जो है बच्चों इधर चला जाएगा और बाकी इधर चला जाएगा, तो मिलेगा आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये है, बोहर ने कहा ये है हाइड्रोजन ऑर्बिट की रेडियस का डेरिवेशन, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की ऑर्बिट की रेडियस का डेरिवेशन। और आप जानते हैं फिजिक्स में डेरिवेशन तो एक मट्टी की तरह होता है। इस बात को कहने में थोड़ा डर भी लगता है मुझे, इस बात का एक दूरगामी वजह है बच्चों। ऐसा है बेटा कि डेरिवेशन करने के बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं बेसिकली वही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेरिवेशन कैसे किया ये भी सीबीएसई में आता है, कंपटीशन में नहीं आता। कंपटीशन में केवल डिस्कशंस आते हैं, यानी कि डेरिवेशन के बाद जो फिजिक्स शुरू होती है असल में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स वही है, डिस्कशन। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें उसने क्या डिस्कशन किया, उसने कहा कि देखो ये रेडियस का डेरिवेशन है, और उसने कहा कि ये तो मैंने बात करी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की। उसके बाद स्पेसिफिकली उसने हाइड्रोजन के लिए कहा कि फॉर हाइड्रोजन एटम, कोई गर्ल बताएगी हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है? कहां है खुशी, कहां है खुशी? अक्सर जवाब देती है खुशी। अरे भाई मेरी क्लास में आज कोई गर्ल नहीं है क्या? हाँ हाइड्रोजन का Z1 होता है क्योंकि 1H1 Z भी1 और A भी1 होता है, ये हाइड्रोजन का होता है ना बच्चों। वैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप भी होते हैं 1H1 1H2 1H3 है ना, लेकिन हाइड्रोजन का जो Z होता है वो 1 ही होता है बच्चों। तो हमने Z के लिए हाइड्रोजन के लिए Z1 लिख दिया। जब लिख दिया तो अब ये फार्मूला स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब ये फार्मूला स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हो गया बच्चों, हाइड्रोजन के लिए हो गया। उसके बाद उसने ये कहा कि अपना जो अब उसने कहा कि अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन की अलग अलग जो ऑर्बिट्स हैं उनके लिए जो है किस तरीके से जो है सिचुएशन होगी। हाँ बच्चों, तो ये हाइड्रोजन की ऑर्बिट का रेडियस का डेरिवेशन हो गया बच्चों। तो अब आगे उसने क्या बताया, देखिए आगे उसने बताया कि आगे उसने ये बताया, हाँ अब उसने कहा कि चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन के लिए बात है ये। हाँ तो उसने कहा पहली बात तो ये देखो कि जो पहली ऑर्बिट है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1। अच्छा मुझे ये बात तो आप समझ लिए कि n एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है क्योंकि n की वैल्यू सॉरी r एक वेरिएबल है क्योंकि n की वैल्यू अलग अलग है।
आर एक वेरिएबल है, अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस होती है, आर एक वेरिएबल है। अब उसने क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1, और n बराबर 1 लेने पर प्यारे बच्चों जो आपका आर आता है ना, वो हो जाता है h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। इसको a नॉट बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों। और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों अगर तुम ध्यान दोगे तो h की वैल्यू 6.63, 10 की पावर माइनस 34, पाई 22/7, m 9.1, 10 की पावर माइनस 31, k 9 गुणे 10 की पावर 9, e 1.6, 10 की पावर माइनस 19, सारे कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यू सॉल्व करने पर बच्चों इसकी वैल्यू आती है 0.63 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट की रेडियस, बोर ऑर्बिट की रेडियस इतनी आती है बच्चों। तो अब जब r पहली ऑर्बिट के लिए a नॉट हो गया, यानी कि कांस्टेंट फिक्स हो गया, अब इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? नाउ वी कैन से, बच्चों देखो हमने इसमें, आप देखिए इस बात को जरा सा अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कि ये जो चीज है, कोई बच्चा बताइए ये क्या चीज है? हाँ, ये पहली ऑर्बिट की रेडियस है बेटा, इसकी वैल्यू 0.63 एंगस्ट्रॉम होती है n बराबर 1 पे। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह हम a नॉट लिख देंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा r बराबर n स्क्वायर a नॉट। मतलब पहली ऑर्बिट की रेडियस के टर्म में अब उसने अपने रिजल्ट को सिंपल करके लिखा बोर्ड ने। ये वाला थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड था, ये सिंपल रिजल्ट हो गया। और इस रिजल्ट को आने के बाद फिर आई और गहराई की बात बच्चों, वो ये कि देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। मतलब ऑर्बिट्स की रेडियस ऑर्बिट की संख्या के प्रिंसटन क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब r1 इज टू r2 इज टू r3 डैश डैश डैश। तो अगर n है 1 तो 1 आएगा, n है 2 तो n स्क्वायर कितना आएगा? 4, n है 3 तो आएगा 9 और फिर आएगा 16। यानी कि बच्चों, यानी कि बड़ी खास बात आई नतीजे में, वो ये कि ऑर्बिट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड, ऑर्बिट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड। बच्चों ये बात नतीजे में सामने आई कि जो ऑर्बिट्स है वो अनइक्वली स्पेस्ड है बच्चों, ऑर्बिट जो है वो अनइक्वली स्पेस्ड है बच्चों। और कैसी होती है ऑर्बिट्स, अब उसने ये ड्रॉ करके बताया। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये है न्यूक्लियस, ये है, मैंने कहा आपसे न्यूक्लियस है, तो जो ऑर्बिट्स हैं वो किस प्रकार से होंगी। देखो मान लीजिए ये पहली ऑर्बिट है बच्चों, मान लीजिए कि ये पहली ऑर्बिट है, तो दूसरी ऑर्बिट जो है बच्चों वो कैसी होगी? हाँ बच्चों ऐसा है कि ये मान लीजिए ये पहली ऑर्बिट है और ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, और मैंने कहा कि ये पहली ऑर्बिट है, और जो दूसरी ऑर्बिट है ना बच्चों वो कैसी होगी? देखो दूसरी ऑर्बिट अगर ऐसी है तो तीसरी ऑर्बिट ऐसी होगी। बच्चों देखो मैंने आपसे कहा ये तो है जेडी, न्यूक्लियस हो गया,
ये जो है रेडियस बच्चों, कोई बच्चा बताए ये क्या चीज है? ए नॉट है। और बेटा ये देखो, ये R2 है, और देखो बेटा ये R3 है। अब इन ऑर्बिट्स में जो गैप है ना बेटा, वो बराबर नहीं है। ये देखो, ये पहली ऑर्बिट R1 और ये R2, तो देखो ये इससे बड़ी है, और तीसरी वाली और ज्यादा बड़ी है, तीसरी वाली और ज्यादा बड़ी है बच्चों। तो यही चीज जो है उसमें यहां बताई गई थी बच्चों, ये चीज आपको हमने बताई। तो ये उसने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं दे आर अनइक्वली स्पेस्ड। तो यहां पर आपने एक बात बच्चों ये भी समझनी है, ये भी आपने समझनी है और हमेशा समझनी है। आप अच्छे बच्चे हैं, आपने हमेशा इस बात को गांठ बांध के रखना है मेरी, क्या कि फिजिक्स में सैकड़ों डेरिवेशन आएंगे, और जैसे ही डेरिवेशन खत्म हो जाए, आ जाए, तो समझ लेना अब यहां से फिजिक्स शुरू होती है। तुम्हारे जो भी कंपटीशन की तैयारी तुम कर रहे हो, उसमें केवल और केवल डेरिवेशन नतीजे आने के बाद जो एनालिसिस होते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसी पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। और 12th क्लास की फिजिक्स में 70 में से 70%, मतलब 49 नंबर का पेपर जो होता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है। मतलब सारे में वाई, गिव रीजन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं 49 नंबर के। और जो 15% है वो डिफिकल्ट होता है। 15 सत्ते 105, लगभग 10 से लेकर और 11 नंबर ये होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जिसे हम कह सकते हैं एप्लीकेटिव, जो बच्चे पूरी थ्योरी क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, न्यूमेरिकल भी क्लियर होते हैं, उनके लिए कुछ नए क्वेश्चन ऑफर किए जाते हैं। तो वो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो वहीं के वहीं अप्लाई करके सारे फार्मूले उनको निकाल देते हैं। वो होते हैं जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जो केवल अच्छे बच्चे कर पाते हैं। अब ये आ गया आपका 60 नंबर। अब बच्चे 10 नंबर का होता है इजी, 10 नंबर का इजी होता है बिल्कुल। जैसे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब एक बच्चा है गंदा, एक बच्चा है नकलची बच्चा है, उसने खट से अपने मोजे में से पर्ची निकाली कि भाई फिजिक्स वाले सर ने कहा था बोर्स ऑर्बिट की डेरिवेशन आती है, और मोजे में रखी पर्ची, निकाली मोजे से, खटाखट रखी, क्वेश्चन पेपर के नीचे खटाखट टेप दिया, बस। तो ऐसे बच्चों के लिए केवल 10 नंबर का मसाला होता है। तो आप ये समझिए, आपने हमेशा रीजनिंग बेस्ड पढ़ाई करनी है फिजिक्स में। हमेशा बच्चों बात को समझ के आपने अच्छे से करना है बच्चों। तो ये बात जो मैंने आपको बताई, अब हम इसको आपको आगे यहाँ बताते हैं ये बात कि ये जो हमारा आंसर आ गया। हाँ, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि जैसे ये डेरिवेशन आ गया, तो अब इसके बाद ही मेन चीज आपने देखी, पढ़ी क्या पढ़ी कि हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला हुआ, और उसके बाद ये जो है ना नतीजा, सबसे गहरा नतीजा ये वाला है। बच्चों बताओ सबसे गहरा नतीजा क्या है इस टॉपिक में, आर वाले में? यस, यही है सबसे गहरा कंसेप्ट। और हर टॉपिक को हर उसकी गहराई तक पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो ये हमने आपको बताया डेरिवेशन फॉर रेडियस। अब बोहर ने बच्चों और भी बातें बताई, बोहर ने और भी बातें बताई बच्चों। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए, उसने ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया, ये देखिए ये वाला डेरिवेशन करा दिया, ये डेरिवेशन करा दिया बच्चों, ये सारा मैंने आपको बता दिया। ये देखिए सब लिखा हुआ है, अनइक्वली स्पेस्ड होती है बच्चों। और उसके बाद दूसरा था डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा था फ्रीक्वेंसी का, फिर था एनर्जी का प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अब आप बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की या फ्रीक्वेंसी की। अब देखिए वेलोसिटी में क्या है, फिर उसने मेन कंडीशन लिखी mv² = kz² r², और यहां से r को काट दिया तो ये मिल गया बच्चों। उसके बाद उसने फिर, हाँ बच्चों, इतना करने के बाद बोर ने जो r की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट पार्ट से, उसकी वैल्यू डाल दी। और चूंकि इस फार्मूले में 1/r आ रहा है, तो उसने 1/r की वैल्यू डाल दी।
देखो ये देखो बेटा, इसमें इस ऊपर वाले फार्मूले को ऐसे लिखा, के जेड ई स्क्वायर इंटू 1/r। बच्चों इस फार्मूले को ऐसे लिखा, इस मेन रिजल्ट को, ये सारे डेरिवेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। एम बी स्क्वायर टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। इसमें 1/r की वैल्यू डाल दी प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आप होनहार बच्चे जरूर आपको उस बात को समझ गए होंगे कि जब मैंने अभी आपको कहा था कि r की वैल्यू होती है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये होती है r की वैल्यू। तो 1/r की उल्टी हो गई बेटा, ये देखो 4 स्क्वायर m k z e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, 1/r की वैल्यू डाल दी उन्होंने, जो है 1/r की वैल्यू बच्चों डाल दी। जब 1/r की वैल्यू यहां पर उन्होंने डाल दी बच्चों, तो आप देखिए ये नतीजा कैसे हो गया। सॉल्व किया, m से m कट गया और बच्चों ये आंसर आ गया। वेलोसिटी इक्वल टू आ गई है, यहां पर आप देखेंगे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बच्चों। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। कोई बच्चा बताए किसकी वेलोसिटी है? ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बेटा। अब प्यारे बच्चे देखो, बोहर ने क्या किया, उसने इस वेलोसिटी को ना, फार्मूले को, उसे तो बेसिकली निचोड़ निकालना था। ये जो बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं उसका निचोड़ चाहिए होता है हमके, तो उसने निचोड़ निकालने के लिए एक और दिमाग लगाया। उसने इस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया। उसने ऐसा किया इसको बच्चों, उसने इसको ऐसे लिखा, c से मल्टीप्लाई किया और c से डिवाइड किया बच्चों। देखो बेटा, अगर मैं इस फार्मूले में ये c से c काट दूं तो ऊपर वाला ही आ गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ऊपर वाला आ गया ना। मतलब c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर दिया मैंने, और c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड करने के बाद बच्चों उसने ये देखा कि जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 2 पाई के 1 जेड ई स्क्वायर अपॉन सी एच, ये जो है उसने कहा ये जो है, हाँ लेकिन हाँ जेड कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि जेड तो सबके लिए अलग अलग होता है ना, तो जेड सबके लिए अलग अलग होता है बच्चों। तो उसमें से जेड यहां नहीं होता है। 2 पाई के ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, तो सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों। अब ये जो कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट को अल्फा बोलते हैं। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और बेटा अगर आप इस अल्फा की वैल्यू निकालोगे कांस्टेंट इनके ना यूनिट लिखकर, तो तुमको ये मिलेगा कि ये डायमेंशन लेस है, और इसकी वैल्यू होती है 1/137, 1/137 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और प्यारे बच्चों, ऐसा लिखने के बाद जो हमारा वेलोसिटी का, जो उसका इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना बेटा, उसका फार्मूला आ जाता है अल्फा तो यहां आ गया, और CZ/n, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला हो गया। क्या ये जनरल एटम के लिए है? यस। अब हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन Z = 1, तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है बेटे, उसका फार्मूला आ गया है अल्फा C/n, ये फार्मूला आ गया बच्चों। अब वक्त आया उस बात को बताने का कि निचोड़ क्या मिल रहा है। निचोड़ ये मिल रहा है बेटा, निचोड़ ये मिल रहा है, अल्फा की वैल्यू डाल दो तो V बराबर हो गई 1/137 टाइम्स ऑफ C/n।
ये हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला बच्चों हो गया है। अब यहां पर देखिए, आप ये इस बात को समझिए बच्चों, अगर आप n बराबर 1 लिखते हैं तो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी आती है? और n बराबर 2 लिखते हैं तो उसकी स्पीड आती है 1/2 × 137 c एंड सो ऑन। तो अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, तो बच्चों कोई बताए क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा बच्चों? यानी कि जो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना बच्चों, वो कितनी आ रही है? v1:v2:v3। अच्छा, यहां पर क्या आएगा? 1/4 आएगा एंड सो ऑन। तो v:v4 = 1:1/2 को डेसिमल में बताओ। 0.5 0.33 कितना आया? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। प्यारे बच्चों, यहां पर एक देखने वाली बात यह है ना कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस कितना आएगा? 0.25 आएगा। तो बच्चों एक बार बताओ, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि ऑर्बिट्स में ऊपर को जाने पर स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, घट रही है बेटा। ये देखो, ये न्यूक्लियस है और पहली ऑर्बिट में जो स्पीड है वो है अगर सपोज वो पहली ऑर्बिट में तो होती है इतनी, c/137 होती है, c/137 होती है। मान लीजिए इस स्पीड को थोड़ी देर के लिए मैं नाम दे देता हूं, चलो भैया मैंने कैपिटल V नाम दे दिया। पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है, तो पहली ऑर्बिट में v है, तो दूसरी ऑर्बिट में होगी 0.5v, आधी हो गई। तीसरी ऑर्बिट में 0.33v, चौथी ऑर्बिट में 0.25v। मतलब वेलोसिटी घटती चली जा रही है। यह है नतीजा कि यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है डिक्रीजेस विद